वेलकम टू ज़ेन स्टडी। तो फ्रेंड्स, मैंने जो अपनी सीरीज स्टार्ट की थी इकोनॉमिक्स के लिए आपके प्रीलिम्स के रिगार्डिंग, उसमें हमने स्टार्ट किया था मनी सप्लाई, डिमांड और रिलेटेड कंसेप्ट। तो कल हमने जितना पढ़ा था उसके आगे हम उसको आज कंटिन्यू करते हैं। तो कल हमने डिस्कस किया था सप्लाई ऑफ मनी। उसी को मैं थोड़ा एक्सपेंड करना चाहता हूं। टुडे आई वांट टू ब्रीफ यू अबाउट जो हमने कल डिस्कस किया था, उसी के आगे हम थोड़ा डिस्कस कर रहे हैं मनी सप्लाई। एज यू नो, इंडिकेटर एम नॉट, वी डिस्कस्ड अबाउट दिस फोर, M0, M0, M1, M2 एंड M3। ठीक है, ये हमने डिस्कस किया था। नॉट M1, M2, M3 एंड M4। इसको हमने बोला था नैरो मनी और इसको हमने बोला था ब्रॉड मनी। इसको हमने नैरो मनी क्यों बोला था? बिकॉज इसकी क्वांटिटी जो थी वो लेस थी। और M3 और M4 को ब्रॉड मनी क्यों बोला था? बिकॉज इसकी क्वांटिटी ज्यादा थी। ऑल्सो हमने डिस्कस किया था कि M3 इज ऑल्सो कॉल्ड एज एग्रीगेट मॉनेटरी सप्लाई और पॉलिसी। और M3 RBI जो अपनी मॉनेटरी पॉलिसी डिजाइन करता है उसमें वो सबसे ज्यादा वेटेज जिस इंडिकेटर को देता है वो है M3, इसीलिए इसको एग्रीगेट मॉनेटरी सप्लाई भी बोलते हैं। बट हमने M0 के बारे में डिस्कस नहीं किया था। M0 जो होता है वो होता है ऑल्सो नोन एज रिजर्व मनी, हाई पावर्ड मनी। मतलब इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है जो नई नई करेंसी को छापता है, जो यू कैन से इट्स न्यू मनी, इट्स ऑल्सो नोन एज रिजर्व मनी और हाई पावर्ड मनी, M0। एंड जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता रखा है M3, इट्स कॉल्ड एज एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्सेस। फ्रेंड्स, मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं कि इन क्लासेस के बाद आप अपने स्टैंडर्ड बुक से एक बारी कंसोलिडेट करेंगे अपने सारे कंसेप्ट को। जितना भी कंसेप्चुअल पार्ट होगा वो तो मैं सारा कुछ कवर करूंगा ही अपनी क्लासेस में, बट आपको एक बारी अपने एंड से एक रीडिंग जरूर लगानी है टू कंसोलिडेट दिस कंसेप्ट। नाउ M3 is known as aggregate monetary resources because Reserve Bank of India use this indicator to frame monetary policies. Today we will discuss about one important concept which is money multiplier. अभी के लिए आप इतना समझ लो कि मनी मल्टीप्लायर जो होता है वो M3 डिवाइडेड बाय M0, विच मीन्स एग्रीगेट मॉनेटरी पॉलिसी रिसोर्सेज डिवाइडेड बाय हाई पावर्ड मनी और रिजर्व मनी। सिंपल सा इक्वेशन है। इसको कैसे यूज करते हैं वो मैं अभी आगे बताता हूं। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे स्टेटमेंट के फॉर्म में पूछा जा सकता है कि लास्ट ईयर या उसके लास्ट ईयर या 5 इयर्स के साथ क्या क्या ट्रेंड थे इन इंडिकेटर्स के साथ। ठीक है, तो मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक बताता हूं कि कभी भी इंडिकेटर से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा जाए कि इनका ट्रेंड लास्ट 5 इयर्स में क्या होगा या क्या था, लास्ट 5 इयर्स में क्या था, तो क्वेश्चन आपको ऐसा पुटअप कर दिया जाता है कि इट्स कंसिस्टेंटली इंक्रीजिंग और इट्स कंसिस्टेंटली डिक्रीजिंग। तो फ्रेंड्स, जब भी आपको ऐसे वर्ड्स मिले कंसिस्टेंटली इंक्रीजिंग, ओके, या फिर डिक्रीजिंग, तो उस केस में जो है आपको वो ऑप्शन एलिमिनेट कर देना है, बिकॉज ये जो इंडिकेटर्स है ये फ्लक्चुएट होते रहते हैं हर एक ईयर में। तो आप ये नहीं कह सकते कि जो इंडिकेटर है वो कंसिस्टेंटली इंक्रीज हो रहा है या कंसिस्टेंटली डिक्रीज हो रहा है। इट्स फ्लक्चुएटिंग, ओके, फ्रॉम ईयर टू ईयर। सो आई होप यू गॉट माई पॉइंट दैट कभी भी ऐसे क्वेश्चन पुटअप हो कि इंडिकेटर से रिलेटेड आपको कुछ भी क्वेश्चन फ्रेम किया जाए और उसमें आपको यह बताया जाए कि इनका जो लास्ट 5 ईयर का ट्रेंड था या कोविड के टाइम का ट्रेंड था या उसके बाद के ईयर्स का ट्रेंड था, उसमें कंसिस्टेंटली इंक्रीज हो रहा है या कंसिस्टेंटली डिक्रीज हो रहा है, तो आपको वो वर्ड देख के ही उसको एलिमिनेट कर देना है। ये आप एक इंपॉर्टेंट ट्रिक के हिसाब से इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, और अभी जो मैंने आपको बताया मनी मल्टीप्लायर का कंसेप्ट, इट्स
M3 डिवाइडेड बाय M नॉट, यानी एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्स डिवाइडेड बाय हाई पावर्ड मनी। अभी के लिए आप इसको अपने माइंड में याद रखें। नाउ वी विल डिस्कस सम मोर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट टुडे, और आज की इस क्लास में मैं मनी सप्लाई डिमांड वाले कंसेप्ट को रैप अप कर दूंगा। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी, विच इज अ बल्कि टॉपिक। उसमें कुछ 2-3 क्लासेस लगेंगे मुझे, ठीक है। तो आज मेरी कोशिश ये है कि इस क्लास में इस वाले टॉपिक को मैं बिल्कुल ही एंड कर दूं, ठीक है। सो नाउ लेट्स गो टू सम छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, इसको आप याद रखें, जैसे कॉल मनी। कॉल मनी हो गया, या फिर नोटिस, या फिर टर्म मनी। ओके, ये टर्म्स जो हैं कभी कभी डायरेक्टली ही क्वेश्चन में पूछे जाते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय कॉल मनी, व्हाट डू यू मीन बाय नोटिस मनी और टर्म मनी। सो द टर्म्स are used when non-banking or banking financial company lend borrow among themselves for short period. ये जो टर्म्स हैं कॉल मनी, नोटिस मनी, टर्म मनी, आपको एग्जैक्टली डेफिनेशन याद नहीं रखना, बिकॉज ऑल यू हैव टू डू इज टू जस्ट टिक द राइट आंसर। आपको बस कंसेप्चुअली क्लियर होना चाहिए कि इन टर्म्स का क्या मीनिंग है। इसमें क्या है, मैं बिल्कुल एक कंसेप्चुअली आपको बताता हूं। देखो, 2 बैंक हैं, ये एक बैंक है और ये भी एक बैंक है। दीज आर 2 बैंक्स। सो व्हेन दीज 2 बैंक्स और एनबीएफसी, और एनबीएफसी भी ले लो आप, ठीक है, ये बैंक है और एनबीएफसी। व्हेन दीज 2 बैंक्स और एनबीएफसी transact among themselves for less than 1 year, अगर 1 साल से कम का टाइम पीरियड है और 2 बैंक या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन ट्रांजैक्शन कर रहे हैं अपने अंदर ही, मतलब अमंग देमसेल्फ ओनली, आरबीआई का उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, देन दिस टर्म कम इनटू पिक्चर, ठीक है। अब मैं एक एक करके इन टर्म्स को आपके सामने डिस्कस करता हूं, ठीक है। तो कॉल मनी, व्हाट इज कॉल मनी? सिंपली आप अपने नोटबुक में ऐसे बना लेंगे कि इनका ड्यूरेशन क्या क्या होता है, ठीक है। बताइए, आप सोचिए। एक चीज तो आपको बिल्कुल पता चल गई कि व्हेन 2 बैंक्स और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ट्रांजैक्ट अमंग देमसेल्फ, डू ट्रांजैक्शन अमंग देमसेल्फ विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, देन दीज टर्म्स कम इनटू पिक्चर, कॉल मनी, नोटिस मनी और टर्म मनी। सो कॉल मनी मीन्स व्हेन द ट्रांजैक्शन इज लेस देन 1 डे, 1 दिन या उससे कम के लिए जो ट्रांजैक्शन होता है, जो लेन देन होती है, उसको हम कॉल मनी बोलते हैं, फॉर लेस देन 1 डे और 1 डे, ठीक है। नोटिस मनी 1 डे टू 14 डेज, ठीक है। एक दिन से लेके 14 दिन के अंदर, यानी मैक्सिमम 14 डेज के लिए जो ट्रांजैक्शन होता है उसको टर्म मनी बोलते हैं, नोटिस मनी बोलते हैं। टर्म मनी के लिए हो गया 14 डेज टू लेस देन 1 ईयर, ठीक है। बहुत ही आसान है। ऐसे ही आप अपने अगर जो नोटबुक में जहां पे आप नोट करते हैं, अगर आप ऐसे ही उसको नोट करेंगे तो रिवाइज करना आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा। कॉल मनी इज द ट्रांजैक्शन विच इज डन फॉर लेस देन 1 डे, नोटिस मनी इज द ट्रांजैक्शन विच इज डन from 1 day to 14 days, and term money from 14 days to less than a year, and all these transactions are happening between banking and non-banking financial corporation or among 2 banks. Okay, I hope
आई एम क्लियर, ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस वन मोर conceptual topic. Full reserve banking और fractional reserve banking. फुल रिजर्व बैंकिंग और फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग, ठीक है। तो आप समझिए क्या होता है ये। सपोज आपने डिमांड डिपॉजिट करवाया किसी बैंक में, किसी भी शेड्यूल कमर्शियल बैंक में आपने डिमांड डिपॉजिट करवाया, ठीक है। अब बैंकिंग सिस्टम आप जानते हैं क्या होता है कि अगर आप बैंकिंग सिस्टम ये होता है कि बैंक जो है आपसे डिमांड एक्सेप्ट करता है, ठीक है, आपको उस डिमांड के बदले कोई इंटरेस्ट देता है। सेम जो आपने डिपॉजिट दिया है उस डिपॉजिट को वो लोन की तरह घुमाता है और उसमें वो चार्ज करता है इंटरेस्ट रेट। तो जो वो चार्ज करता है वो हाई होता है एक इंटरेस्ट रेट, और आपको जो वो इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है आपके डिपॉजिट जो आपने सबमिट किया है बैंक में वो लो होता है। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है, ठीक है, वो उसकी कमाई होती है, इनकम होती है। यही होती है ना, आपने कुछ पैसा बैंक में डिपॉजिट करवाया, उसके बदले बैंक आपको डिपॉजिट इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है। सेम पैसा जो उसके पास आया उसमें से वो लोन में घुमाएगा पैसा और उसमें वो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेगा। जो दोनों के बीच का जो एक डिफरेंस है, ठीक है, वो उसकी कमाई होती है। दिस इज द बैंकिंग सिस्टम। अब फुल रिजर्व बैंकिंग और फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग में क्या होता है? जो पैसा आपने दिया है बैंक को, जितने भी डिपॉजिटर्स ने पैसा जो जमा करवाया है बैंक को डिमांड डिपॉजिट में, कि डिमांड डिपॉजिट का मतलब मैंने अपनी पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि वो आप अपनी डिमांड जब भी आएगा वो आप निकाल लोगे, उसमें कोई भी पेनल्टी चार्ज नहीं होगी। तो आपने डिमांड डिपॉजिट सबमिट किया बैंक को, जमा करवाया, उसमें आपको कम इंटरेस्ट रेट मिलता है बिकॉज आप कभी भी निकाल सकते हैं, ठीक है। इसमें से क्या करता है बैंक, इसमें से कुछ पैसा वो लोन की तरह घुमाएगा। व्हेन द बैंक, इतना अगर डिमांड आया बैंक के पास डिपॉजिट में और उसमें से उसने इतना पैसा लोन में घुमाया, ठीक है, और कुछ पैसा इमरजेंसी के लिए रख लिया टू अवॉइड द बैंक रन। ये सारे कंसेप्ट मैं और आगे आने वाली क्लासेस में समझाऊंगा। बैंक रन ये वो होता है कि कभी ऐसी स्थिति आ जाए कि बहुत सारे डिपॉजिटर एक ही साथ बैंक में आ जाएं टू क्लेम देयर डिपॉजिट। तो उस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए बैंक अपने पास कुछ रिजर्व में पैसा रखता है और कुछ पैसा लोन में घुमाता है। उसको हम बोलते हैं फुल रिजर्व बैंकिंग, कि बैंक अपने एंड से अपनी सिक्योरिटी के लिए, डिपॉजिटर्स की सिक्योरिटी के लिए, एंड टू अवॉइड द बैंक रन, सिक्योरिटी में पैसा रख लेता है, अपने रिजर्व में पैसा रख लेता है और पूरा पैसा लोन की तरह नहीं घुमाता है। उसको हम बोलते हैं फुल रिजर्व बैंकिंग। फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग में यह होता है कि जितना पैसा बैंक के पास आया डिपॉजिट में, उसने वो सारा का सारा पैसा लोन में घुमा दिया। उसने बिल्कुल भी सिक्योरिटी के लिए नहीं रखा कि अगर किसी दिन किसी सिचुएशन में अगर कोई न्यूज आती है कि बैंक का बहुत लॉस हो रहा है और जो भी डिपॉजिटर्स हैं वो एक ही साथ बैंक में आ जाए टू क्लेम देयर डिपॉजिट, उस सिचुएशन को उसने सोचा नहीं और उसने सारा पैसा लोन में घुमा दिया, तो उस केस में यहां पे बैंक रन की स्थिति भी हो जाती है। इस केस में बैंक रन की स्थिति से को अवॉइड किया जा सकता है बिकॉज पहले से सिक्योरिटी में पैसा रखा जा चुका है। सो द पॉइंट इज, हम इंडिया में कौन से बैंकिंग सिस्टम को फॉलो करते हैं?
तो फ्रेंड्स, वी आर फॉलोइंग फुल रिजर्व बैंकिंग। इन इंडिया वी फॉलो फुल रिजर्व बैंकिंग। ठीक है, यहां पे जो इंडियन बैंक्स है वो अपने पास डिपॉजिटर्स के पैसे को फुल्ली लोन में यूज नहीं करते, बल्कि कुछ पैसा, कुछ पोर्शन अपने पास रखते हैं टू अवॉइड द बैंक रन सिचुएशंस। ओके, सो ये छोटे छोटे पॉइंट है, आप इनको प्लीज कंसेप्चुअली समझिए। नाउ आई होप आई एम क्लियर। ठीक है, जो मैंने फुल रिजर्व बैंकिंग और फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग के बारे में आपको कंसेप्ट बताया वो उतना ही है। बहुत ही बुक्स में घींच घींच के इसके बारे में बोला गया है, बट अगर कभी भी एमसीक्यू पुटअप होते हैं वहां से, तो अगर आपको उतना कंसेप्ट पता है तो आप आराम से सॉल्व कर देंगे। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूं, क्योंकि अगर क्वेश्चन में कभी पुटअप हो गया कि बैंक रन सिचुएशन फुल रिजर्व बैंक में अवॉइड होगी या फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग में अवॉइड होगी, बैंकर्स कौन से सिचुएशन में ज्यादा वल्नरेबल होते हैं, फुल रिजर्व बैंकिंग में या फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग में। ठीक है, ये सब जो क्वेश्चन है। और एक चीज और याद रखना है आपको, मैंने फुल रिजर्व बैंकिंग और फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग के बारे में आपको बताया, फुल रिजर्व एंड फ्रैक्शनल रिजर्व। इसमें मैंने आपको यह बताया कि जो डिमांड डिपॉजिट है वो नहीं दिया जाता किसमें, फुल रिजर्व बैंकिंग में। फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग में दिया जाता है। ओके, लेकिन जो टाइम डिपॉजिट है वो दोनों में दिया जाता है। अगर मैं इसको बिल्कुल ही एक टेबल बनाऊं तो देखो, फुल रिजर्व बैंकिंग एंड फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग, डिमांड डिपॉजिट फुल रिजर्व में नहीं दिया जाता, फ्रैक्शनल में दिया जाता है। टाइम डिपॉजिट दोनों में दे सकते हैं बैंक। वल्नरेबल कौन सा सिचुएशन में होगा बैंक, इस सिचुएशन में नहीं होगा क्योंकि इसने फुल रिजर्व कर रखा है, इस सिचुएशन में होगा। आई होप आई एम क्लियर। ठीक है, ये टेबल आप अगर बनाना चाहे तो बना सकते हैं। इसलिए नहीं दिया जाता डिमांड डिपॉजिट फुल रिजर्व बैंकिंग में, बिकॉज टू अवॉइड बैंक रन। एंड कॉन्सिक्वेंटली अगर डिमांड डिपॉजिट को बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन है वो लोन में नहीं लगाएंगे तो डिपॉजिट इंटरेस्ट भी कम होगा, ठीक है। फ्रैक्शनल में डिपॉजिट इंटरेस्ट ज्यादा हो सकता है, ठीक है। लेकिन रिस्क भी ज्यादा है। तो वन थिंग लीड्स टू अनदर, और एक अगर टेबल बनाना चाहें अपने रिवीजन के लिए तो आप ऐसा बना सकते हैं। नाउ वी डिस्कस्ड इन प्रीवियस स्लाइड अबाउट मनी मल्टीप्लायर। क्या होता है M3/M0, यानी एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्स डिवाइडेड बाय हाई पावर्ड मनी विच इज M0। हाई पावर्ड मनी आपको पता है, जो नया नया नोट RBI छापता है उसको हम हाई पावर्ड मनी बोल सकते हैं। सो नाउ RBI कैश रिजर्व रेशियो कंट्रोल्स द फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग and credit creation by the commercial bank in the following manner।
कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी रिजर्व रेशियो, एसएलआर, सीआरआर, एसएलआर, जो भी टर्म्स हैं वो हम मॉनेटरी पॉलिसी में पढ़ेंगे जब मैं अपनी आने वाली क्लासेस लूंगा, ठीक है। अभी के लिए आप ये समझिए कि जो सीआरआर है वो फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग को कन्वर्ट करता है और क्रेडिट क्रिएशन करने में कैसे मदद करता है वो मैं अभी आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो मैंने अभी आपको बताया कि आरबीआई का जो सीआरआर होता है, कैश रिजर्व रेशियो, वो फ्रैक्शनल बैंकिंग को कैसे इन्फ्लुएंस करता है और क्रेडिट क्रिएशन में कैसे मदद करता है। आरबीआई का जो सीआरआर है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो कैश रिजर्व रेशियो, वो जब हम अपनी मॉनेटरी पॉलिसी की क्लास लेंगे उसमें और डिस्कस करेंगे, वो फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग और क्रेडिट क्रिएशन में मदद करता है, ठीक है। विच पैरामीटर? आरबीआई कैश रिजर्व रेशियो, विच वी विल डिस्कस इन आवर अपकमिंग क्लासेस व्हेन वी डिस्कस अबाउट मॉनेटरी पॉलिसी। अभी के लिए बस इतना आप याद रख लो कि आरबीआई का जो सीआरआर होता है वो क्रेडिट क्रिएशन में मदद करता है। कैसे, वो मैं अभी आपको बता रहा हूं। अगर आप चाहो तो इसको अपने नोटबुक में भी नोट डाउन कर सकते हो, और अगर नहीं तो किसी भी स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक से आप इसको एक बारी और देख सकते हो टू कंसोलिडेट योर कंसेप्ट। नाउ वी इन आवर लास्ट स्लाइड्स डिस्कस्ड अबाउट money multiplier and the equation was M3 upon M naught, which is aggregate monetary supply divided by high powered money, ठीक है। नाउ देखते हैं कि आरबीआई का जो सीआरआर है, कैश रिजर्व रेशियो, वो कैसे फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग और क्रेडिट क्रिएशन में हेल्पफुल होता है। जस्ट फॉर योर रेफरेंस, तो मान लीजिए हाई पावर्ड मनी जो है एम नॉट वो 100 है और जो सीआरआर है 10% है। जस्ट फॉर योर रेफरेंस एग्जांपल, सीआरआर जो है 10% है, तो अगर हाई पावर्ड मनी 100 है और 10 रिजर्व में रखना है तो लोन में कितना घूमेगा? 90 रुपए घूमेगा, ठीक है। उसी को कंटिन्यू करते हुए अगर हम देखते हैं कि वही जो लोन में घूमेगा पैसा, यहां पे फिर वो 90 आ गया, फिर 10% अगर उसको रिजर्व में रखना है तो फिर 81 घूमेगा। ये सेम सीक्वेंस हम रिपीट करेंगे। नाउ 81, 10% इज 8.1 एंड जो पैसा घूमेगा वो है 72.9 एंड द सीक्वेंस विल कंटिन्यू। सो द टोटल सम विल बी 1000 एंड मनी मल्टीप्लायर एज वी नो टॉक ऑफ टोटल मनी, यानी M3 by M naught मैंने आपको बताया था। सो टोटल मनी हेयर जनरेटेड इज 1000 एंड द स्टॉक ऑफ हाई पावर्ड मनी was 100. So it multiplied by how many times? 10 times, ठीक है। मनी मल्टीप्लायर इज स्टॉक ऑफ टोटल मनी M3 divided by stock of high powered money which is M naught. Here total money generated was 1000 which because of 10% of CRR reserve ratio, and 1000 divided by our M naught is 10 times of this. Now suppose cash reserve ratio is 4%, अभी हमने लिया था 10%, ठीक है। अगर मान लो कैश रिजर्व रेशियो इज 4%, यानी 4 डिवाइडेड बाय 100 यानी 1/25, गॉट इट। सो उस केस में मनी मल्टीप्लायर क्या होगा? तो एक सिंपल सी इक्वेशन है, मनी मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय CRR, ठीक है। तो 1 डिवाइडेड बाय CRR, कैश रिजर्व रेशियो यहां पे 1/25 है, तो 1/25 विच इज इक्वल टू 25 टाइम्स। मनी मल्टीप्लायर जो होता है 1 डिवाइडेड बाय CRR होता है। CRR यहां पे 1/25 था बिकॉज 4 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। तो 25 टाइम्स आया। 10% वाले में क्या था?
मनी मल्टीप्लायर इज इक्वल टू ये 10% इज इक्वल टू कितना होता है 1/10, यानी 1 डिवाइडेड बाय 1/10, तो इसीलिए वहां पे 10 टाइम्स जनरेट हुआ था। ठीक है, तो इससे हमें क्या समझने को मिला? इससे हमें यह समझने को मिला कि सीआरआर जितना कम होगा, कैश रिजर्व रेशियो जितना कम होगा, यहां पे कितना था 4% और यहां पे कितना था 10%। जब 10% था तो 10 टाइम्स मनी मल्टीप्लाई हुआ। ठीक है, और जब 4% था तो 25 टाइम्स मनी मल्टीप्लाई हुआ, बिकॉज जितना हमने सीआरआर को कम रखा, रिजर्व में कम रखा पैसे को, उतना लोनिंग अमाउंट ज्यादा हो गया, उतने पैसे को बैंकिंग ने, सिस्टम ने ज्यादा लोन में घुमाया। इसी वजह से जो क्रिएट हुआ, क्रेडिट क्रिएट हुआ, वो 25 टाइम्स था। तो सीआरआर को कम रखने से ज्यादा मनी मल्टीप्लाई हो रहा है और ज्यादा रखने से कम में मनी मल्टीप्लायर हो रहा है, कम टाइम्स मनी मल्टीप्लायर हो रहा है। ठीक है, सो एक इक्वेशन आप याद रख लो, मनी मल्टीप्लायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सीआरआर। जितना सीआरआर कम होगा उतना मनी मल्टीप्लायर ज्यादा होगा। ओके, होप दिस पॉइंट गॉट क्लियर। अब फ्रेंड्स, मैं कुछ हाइपोथेटिकल सिचुएशन आपके साथ डिस्कस करता हूं। क्या कभी मनी मल्टीप्लायर लेस देन 1 होगा? यानी मनी मल्टीप्लाई ही नहीं हो रहा, क्रेडिट का क्रिएशन हो ही नहीं रहा, यानी जो सीआरआर है वो 100% है। मतलब जितना डिपॉजिट में आया है पैसा बैंकिंग के पास, उसने उसमें से कुछ भी लोन में नहीं घुमाया, यानी 100% सीआरआर रिजर्व में है सारा। तो कभी ऐसा हो सकता है? अगर ऐसा हुआ तो जो इकोनॉमी है वो तो ठप पड़ जाएगी। ठीक है, तो इन अ फंक्शनल इकोनॉमी, ये स्टेटमेंट आप नोट कर लें, इन अ फंक्शनल इकोनॉमी money multiplier in a functional economy, money multiplier will always be greater than 1 and CRR will always be less than 100%. ठीक है, वो इसलिए क्योंकि अगर सीआरआर 100% हो जाएगा तो सारा पैसा रिजर्व में ही रह जाएगा, उसको लोन में नहीं घुमा सकते, मनी मल्टीप्लाई ही नहीं होगा, और मनी अगर मल्टीप्लाई ही नहीं होगा तो इकोनॉमी ठप पड़ जाएगी। इसीलिए मनी मल्टीप्लायर विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 1 एंड कैश रिजर्व रेशियो विल ऑलवेज बी लेस देन 100%। ठीक है, ये आप याद रख लें बिल्कुल ध्यान से। तो फ्रेंड्स, मनी सप्लाई, डिमांड और क्रिएशन में जितनी भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट थी वो सभी मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। उसके बाद ये छोटे मोटे कंसेप्ट जितने भी थे, कॉल मनी, नोटिस मनी, टर्म मनी, ये सभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया है और इतना ही सफिशिएंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जब मैं अपनी नेक्स्ट क्लास लूंगा मॉनेटरी पॉलिसी की, उसमें हम मॉनेटरी पॉलिसी को बिल्कुल ही डिटेल में एनालाइज करेंगे, समझेंगे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट है और क्या क्या रेलेवेंट टॉपिक अभी रिसेंटली ऐड हुए हैं इन लास्ट 3 to 4 years, वो सभी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा और डिटेल में। और फ्रेंड्स, एक बात मैं आपके साथ और अच्छे से बता देना चाहता हूं कि अपनी इस सीरीज में मैं वो सारी टॉपिक्स को डिस्कस करूंगा जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट है, जो लास्ट के 5 to 6 years के जो पीवाईक्यू को मैंने एनालाइज किया है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको इसमें गाइड करूंगा। बिकॉज क्योंकि मैंने खुद ही एग्जाम दिया है तो मुझे पता है कि कौन कौन से टॉपिक से, थीमेटिक टॉपिक से बार बार क्वेश्चन पुट अप हो रहे हैं और उसमें आपको ज्यादा फोकस करना चाहिए। तो मैं अपनी आने वाली क्लास, जो नेक्स्ट क्लास है, उसमें हम डिस्कस करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी। थैंक यू सो मच।